हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूँ राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मेरे साथ बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, जनाब अब्दुल कदीर साहब। आज़ाद हिंदुस्तान में अगर सर सैयद के ख्वाबों की ताबीर अगर कोई है तो जनाब अब्दुल कदीर साहब हैं। जिस तरह से 19वीं सदी में मुसलमानों की तालीमी हालत को बेदार करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम का जो वजूद हुआ वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शक्ल में सामने आया और मुसलमानों की तालीमी हालत जो अब तक है उसके लिए बहुत हद तक कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा जिम्मेदार हैं और मुसलमानों की जो तालीमी अपलिफ्टमेंट है उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक किरदार है, जिसके बाद जामिया भी वजूद में आया और इस तरह से तमाम अक़लियती तालीमी अदारे वो हिंदुस्तान में वक़ू पज़ीर हुए। मगर आज़ाद हिंदुस्तान के बाद इतनी बड़ी शक्ल में अगर किसी ने मुस्लिम इदारे को या अक़लियती इदारे को एक जिला बख्शी है और एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर पूरे हिंदुस्तान में काम किया है तो वो जनाब अब्दुल कदीर साहब हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। सर सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि मुसलमानों की तालीमी हालत आज़ादी के 75 सालों के बाद इस कदर पसमानदगी का शिकार क्यों है? क्या असबाब मानते हैं इसके आप? जी, तालीम की ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की होती है जी। लेकिन हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में पेरेंट्स की तरजीहात कुछ और हैं। प्रेफरेंसेस घर बनाना है, प्रॉपर्टी रख के जाना है, शादियों पे ख़र्च करना है, लोग क्या कहेंगे जी। कोई मज़हब में ये नहीं बताया कि औलाद के लिए इतने प्लाट रख के जाओ, इतनी बिल्डिंग रख के जाओ, इतनी जायदाद रख के जाओ। ये कहा जाता है कि औलाद को नेक बनाकर उनको अपने लिए सवाब जारिया का ज़रिया बना के आओ। जी। ये जो है इस पर गफलत हुई है, हमारी तरजीहात कुछ और हो गई हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और नस्लों पे इसका असर हो रहा है। इसको बदलना चाहिए। इसको बदलने के लिए कोशिशें, इज्तिमाई कोशिशें होना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे के अच्छे काम को देखकर खुश होते हुए। यकीनन किसी के अच्छे काम को देखकर खुश होना भी सवाब है जी। ये हम भूल गए हैं। हम ग्रुपिज़म, फेवरिज़म और इस किस्म की चीज़ों की वजह से बड़े नुकसान में हैं, पसमानदा हैं। ये पसमानदगी को दूर करना अब हमारी पहली तरजीह है। सर दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि चूँकि आज़ादी के 75 सालों तक एक जमात रही, ख़ासतौर से उलमाओं का भी मैं उसमें ज़िक्र करूँगा, क्या उनकी तरफ से भी ढील हुई कि चूँकि मुसलमानों का एक ख़ास तबका है, एक बड़ा तबका जिसको कह सकते हैं, जो इन तमाम लोगों के पीछे चलता है, इनकी बात मानता है, कहीं ना कहीं ये तालीम की तरफ राग़िब करने में उनको नाकाम रहे या इनकी भी प्रेफरेंसेस कुछ और रहीं? देखिए, पहली गलती तो ये हुई कि हम तालीम को दो हिस्सों में बांट दिए। ठीक बात। दीनी तालीम और असली तालीम को अलग अलग कर दिए। जब तक ये दोनों तालीम एक छत के नीचे हुआ करती थी वो दौर इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था। इसका बड़ा नुकसान हुआ है। फिर से दीनी असली तालीम के एक हसीन इम्तजाज की कोशिशें होना चाहिए और ये तहरीक आगे बढ़ रही है, लोग इसको समझ रहे हैं और हम दीनी असली तालीम को इंशाअल्लाह मिक्स करेंगे, एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपने एक नया कंसेप्ट देने की कोशिश करी है जिसमें आपने कहा कि दो तालीम का बाइफर्केशन हो गया, दीनी तालीम अलग हो गई, असली तालीम अलग हो गई। असली तालीम वाले दीनी तालीम की तरफ नहीं जाते, दीनी तालीम वाले असली तालीम की तरफ नहीं आते। तो दुनियावी और दीनी तालीम, इसका बंटवारा कितना नुकसानदेह है और जो आपका ग्रुप है शाहीन ग्रुप, वो इस सिलसिले में क्या काम कर रहा है? हमें बताया जी, हमारी हमारी तरजीहात गलत हो गई हैं और इदारों में बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। बच्चे बग़ैर सलाहियत के आगे बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल तो हालत ऐसी है, गवर्नमेंट का सिस्टम कुछ ऐसा बन गया है कि पास करना आसान होते जा रहा और अक्सर बच्चे बुनियादों को ठीक किए बगैर आगे बढ़ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोग बताते हैं कि गुर्बत की वजह से ये ड्रॉप आउट हो रहा है। सरासर गलत है। मैं 35 साल से इस बात का इनकार करता हूँ। असल वजह, इसकी मेजर वजह यह है कि बच्चे की अपनी तालीमी कमज़ोरी। बच्चा स्कूल जाता है, सीखता कुछ नहीं और कुछ दिन के बाद वो मायूस होकर ड्रॉप आउट हो जाता है। उसको यकीन हो जाता है कि मुझे आज कुछ नहीं मिल रहा
और आइंदा भी कभी कुछ नहीं मिलेगा। जी। अब कुछ नहीं मिल रहा और आइंदा कुछ नहीं मिलेगा तो क्या कोई आदमी ऑफिस जाता है, फैक्ट्री को जाता है, काम करता है, बिजनेस करता है, खत्म ही नहीं करता, बंद कर देगा। यही मामला बच्चे के साथ होता है। तो बच्चे की क्वालिटी हो, फिर माहौल बने, और बल्कि गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ के हालात के हिसाब से प्राइवेट इदारे आगे बढ़ रहे हैं और उनको भी सही मानों में हक़ अदा करने की कोशिश करना है। बच्चों की बुनियादें ठीक करना है। ग्रेजुएशन में हमारा परसेंटेज बहुत कम होते जा रहा और नॉन अटेंडिंग इंस्टीट्यूशन आम हो रहे हैं, ख़ास तौर पे ग्रेजुएशन में। 12th के बाद नॉन अटेंडिंग एब्सेंट रहिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए। ऐसे नर्सिंग, डीएड, बीएड, सीपीएड, बीपीएड ऐसे कई बेशुमार इदारे इंडिया भर में हैं। हुकूमत भी जानती है और कौम के ज़िम्मेदारान भी जानते हैं कि वहाँ पे 100% माल प्रैक्टिस के ज़रिए सर्टिफिकेट बेचा जाता है। ये नॉन अटेंडिंग टीचर बन के क्या खिदमत करेंगे? ऐसे टीचर जॉब पे आ जा रहे हैं जिनकी वजह से नस्ल दर नस्ल इसका नुकसान हो रहा है। तो इसको रोक लगाना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ना चाहिए और बुनियादों को ठीक करना चाहिए। सर, आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की। मैं थोड़ा सा इससे हट के सवाल करूंगा कि ये जो आइडिया है, आप 30-35 सालों से इस मैदान में हैं, आपका क्या तजर्बा रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, शाहीन की शुरुआत ये हुई कि मेरे छोटे भाई ड्रॉप आउट हो गए तमाम तर कोशिशों के बावजूद। फिर मुझे एहसास हुआ कि हम इतना कोशिश कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो ये हाल है। वो कई लोग ऐसे हैं जो ये सब कुछ नहीं कर सकते, उनका क्या होगा? क्यों ना सबके लिए कुछ शुरू किया जाए। इन बिटवीन एकेडमिक ईयर एक कमरे में सिर्फ 17 बच्चों के साथ, जिस कमरे की प्लास्टर फ्लोरिंग नहीं हुई थी, सिर्फ 300 रुपये से शुरू किया था। और उस वक्त ही हम तय करे थे कि बच्चों की तमाम तर तालीमी ज़रूरत हम पूरी करेंगे, क्वालिटी देंगे, उनकी बुनियादें ठीक रखेंगे। वो सिलसिला आगे बढ़ा और हम ट्यूशन बैन कर दिए। फिर ट्यूशन बैन करने के बाद सारा हक़ अदा करने की कोशिश करे। उसके नतीजे में एक हमारा नया डिपार्टमेंट बना, उसका नाम है एकेडमिक ICU। वो कायम हुआ हमारे पास। उसमें क्लास के कमज़ोर चलने वाले बच्चों को लाके ICU में रखकर उनकी मैथ्स लैंग्वेज ठीक करना, फिर वापस क्लासेस में भेजना शुरू करे। ये अच्छा चला तो एहसास हुआ कि हम ड्रॉप आउट को लेके काम कर सकते हैं। ड्रॉप आउट सक्सेसफुल होना शुरू हो गया उसमें। और दूसरी तरफ हमारा अपना शोबे हिफ्ज़ चल रहा था। वो बच्चे भी माशाल्लाह ये AICU की थोड़ी सी मदद से वो भी सक्सेसफुल हो रहे थे। एक तरफ ड्रॉप आउट सक्सेसफुल हो रहे थे, दूसरी तरफ हाफिज़ बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे। तो 16 साल पहले ख्याल आया, ये तरीक़ेकार अगर हिंदुस्तान भर के हुफ़ाज़ के लिए अपनाएं तो इसका ज़्यादा बेहतर नतीजा निकलेगा। क्योंकि वो हाफिज़ होते हैं तो ज़हीन होते हैं, हाफिज़ होते हैं तो मेहनती होते हैं, मेमोरी पावर ज़्यादा होता है। यकीनन सख्त मेहनत करके हाफिज़ बनते हैं। तो हम एक प्रोग्राम बने, उसका नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस, उसका ऐलान करे। अच्छा चल रहा था, इंडिया भर में 3-4 सेंटर बने। लास्ट ईयर तकरीबन 16 महीने पहले एक ख़्याल आया कि क्यों ना इसको और बड़े पैमाने पे किया जाए। ख़ासतौर पे बिहार के स्टूडेंट्स को, बिहार के 5000 हुफ़ाज़ को हम 80 तालीम से जोड़ेंगे। एक ख़्याल आया और फौरी उसके ऊपर मेहनत करे, एक प्लान बनाए, एक नया प्रोग्राम तैयार हुआ, मदरसा प्लस। मदरसा प्लस की हद तक ये तय हुआ मशवरे में, हमारी मीटिंग में, कि मदरसे तलबा को रखेंगे, खाने का इंतज़ाम करेंगे, शाहीन अवामी ताउन से टीचर मुहैया करेंगे और उनको 10th पास कराएंगे 18 महीने में। ये ख़्याल को इंडिया के मारूफ ज़िम्मेदार मुमताज़ उलमा इकराम बहुत पसंद करे और उनके सपोर्ट हिम्मत अफजाई हुई। और फौरी में मुल्क भर में घूम फिर कर अब फ़िलहाल 52 बड़े मदरसों में ये प्रोग्राम चल रहा है और आइंदा साल हम इजाफ़ा करें, तकरीबन ये 90 मदरसे रहेंगे जहाँ पे बच्चों को रखा जाएगा। अब तक हम हाफिज़ों को ले रहे थे, उसमें से 5% 10% ड्रॉप आउट को लिए हैं, लेकिन अब हम हाफिज़, गैर हाफिज़, ड्रॉप आउट ऐसे बच्चों को सबको लेकर मदरसे में रखकर, मदरसा प्लस के प्रोग्राम में रखकर उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो फारग घूम फिर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, गुर्बत की वजह से मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को मदरसे के माहौल में रखकर, पाक व साफ़ माहौल में रखकर उनको ज़रूरी दीनी तालीम से आरास्ता करते हुए 10th पास कराना,
ये ज़रूरी दीनी तालीम से आरास्ता कराना, बुनियादी दीनी तालीम देना वो फ़र्ज़ ऐन है। हिफ्ज़ कराना फ़र्ज़ किफ़ाया है, यकीनन इसकी ज़रूरत है, होना चाहिए। मज़ीद इदारे हिफ्ज़ के होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हुफ़ाज़ बनाना चाहिए, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। आलिमियत उलमा की ज़रूरत है, मुफ्तियान की ज़रूरत है, इसको और बेहतर अंदाज में इम्प्रूव करना चाहिए, इसकी तादाद बढ़ना चाहिए, ये भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन वो बच्चे जो रोडों पे फिर रहे हैं वो दीनी तालीम से वाकिफ़ नहीं हैं, उनको बुनियादी दीनी तालीम देना फ़र्ज़ ऐन है। तो फ़र्ज़ ऐन के छोटे 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 शोबे तमाम बड़े मदारिस में अगर हो जाएं तो सालाना 2.5 लाख बच्चों के लिए इंतज़ाम हो सकता है। सिर्फ 5,000 मदरसे 50-50 बच्चों को भी कर लें, 2.5 लाख से मुराद ये है कि ऐसे ड्रॉप आउट बच्चे 13 साल से 18 साल के बच्चे का 15% मसला हल हो जाएगा। तो इस तरह से 4-5 साल में एक बड़ी तादाद ऐसे बेकार फिरने वाले बच्चे दीनी तालीम से भी आरास्ता हो जाएंगे, असली तालीम से भी आरास्ता हो जाएंगे, एक माहौल बनेगा। एक तरफ ये कोशिश हो, दूसरी तरफ ड्रॉप आउट होने से बचाना है बच्चों को, यानी उनकी बेसिक को ठीक कर देना। 5th, 6th, 7th में उनकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक कर देना, वो ड्रॉप आउट नहीं होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। एक तरफ ड्रॉप आउट को रोकना है, दूसरी तरफ ड्रॉप आउट को लाकर स्कूल में ज्वाइन करना है। 20 साल में 1 मिलियन बच्चों को ये सर्विसेज मिलें, इसके लिए हम मुल्क भर के कई ऑर्गेनाइजेशन से ताउन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ड्रॉप आउट का आपने अभी मामला उठाया, ड्रॉप आउट का रीज़न क्या होता है? आपने जैसे एक बात बताई कि 5th, 6th, 7th क्लास ऐसा है जिसमें उनकी बेसिक्स को इम्प्रूव करना, अगर वो आपने फिर उसके पहले भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात उठाई, अगर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और इस सवाल का मतलब भी वही है कि अगर बेसिक क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं दी गई और उनको ये लगा कि मुझे तो बेसिक आता ही नहीं, मैं आगे जाके करूँगा क्या ये एक रीज़न मानते हैं आप ड्रॉप आउट का? 70-80% ड्रॉप आउट इसी वजह से होते हैं। 20% 30% गुर्बत की वजह से हो सकता है। जी। जो मास रेशियो है वो ये है सब्जेक्ट की कमजोरी की वजह से। अच्छा सर, दूसरी बात है लड़कियों की एजुकेशन के लिए, चूँकि मुसलमानों को एक इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि यहाँ पे लड़कियों को उस तरह से आज़ादी नहीं दी जाती एजुकेशन में, उस हवाले से आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है और इस हवाले से क्या? देखिए, कुछ इलाकों में यकीनन ये मसला है, लड़कियों को तालीम का मौका नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए। हमारी बेटियां ताकतवर हो जाएं, तालीम याफ्ता हो जाएं, इसकी शदीद ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे इलाकों में, शहरों में, यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ पर कब्ज़ा कर रहे हैं, लड़के बाहर हो जा रहे हैं। अभी गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में 80 में से करीब 55 लड़कियां हैं जो गोल्ड मेडल लिए हैं और बाकी के लड़के हैं। अगर ये सिलसिला भी चलेगा तो इसके भयानक नताइज निकलने का अंदेशा है। बेटियां पढ़ रही हैं, बेटे नाकारा हो रहे हैं, इससे एक अजीब सा अनबैलेंस आ जाएगा, और समाजी जो निज़ाम है वो दरहम बरहम होने का अंदेशा है। इसलिए मैं बेटों से भी ख्वाहिश करूँगा, लड़कों से भी ख्वाहिश करूँगा कि वो मेहनत करें, माँ बाप इस बात पे तवज्जो दें, बेटी के साथ साथ बेटे को भी पढ़ाएं। फ़िलहाल तो बड़ा इशू है कि लड़कों की तालीम पे हमको तवज्जो देना है। डिस्ट्रैक्शन लड़कों में ज़्यादा हो रहा है और ये डिस्ट्रैक्शन है जो लड़के और लड़कियों को नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर हमको तवज्जो देना है। सर, लास्ट सवाल मेरा ये होगा कि आपका अगला प्लान क्या है और अभी तक शाहीन ग्रुप ने कितने इंस्टीट्यूट और किस किस तरह के इंस्टीट्यूट कायम किए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में? अभी नीट प्राइमरी से लेके 10th, फिर बाद में 11th, 12th और नीट के प्रिपरेशन के मजमूई तौर पे 80 हमारे फ्रेंचाइजीज और ब्रांचेस हैं। इसके अलावा मदरसा प्लस के अभी 52 हैं, आइंदा साल ये 90 तक पहुंच जाएंगे। ये मदरसा प्लस है, मदरसा एकेडमिक सपोर्ट है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ताउन से मदरसा कनेक्ट नाम का एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अक़लियती बहबूद डिपार्टमेंट से 100 मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम का एक टेंडर है, कॉन्ट्रैक्ट है जो हम लिए हैं, शाहीन ग्रुप लिया है, और उसको वहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे।
हिफ्स के बच्चे हिफ्स करते हुए सिर्फ 2 घंटे फारिग करते हुए किस तरह से असली तालीम से जुड़ सकते हैं और 2 साल में 10th पास कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैं मुल्क भर के तमाम नाजरीन से ख्वाहिश करता हूं कि दुआ करें ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाए, जो गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा है, कर्नाटका गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर कर रही है। एक 10 करोड़ रुपये इसके लिए फ़ंड रखे हैं जो शाहीन के ज़रिए ख़र्च होगा। ये सक्सेस हो जाए तो ये एक मॉडल बन जाएगा और फिर ये कई रियासतों में हो सकता है और बग़ैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए कई लोग आगे बढ़ेंगे। एक हिम्मत बढ़ेगी, एक हिम्मत बढ़ेगी। साथ ही साथ हम दीनी असली तालीम के एक हसीन इम्तिजाज के मॉडल बनाने की गुज़िश्ता 35 साल से कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बन रहा और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ी फ़िक्र है अब नस्ल को डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, मोबाइल की बीमारी से बचाना है। बेटियां भटक रही हैं, उलमा इकराम रो रो के दुआएं कर रहे हैं और ये को एजुकेशन के बुरे असरात, मैं खुल के ये बात कहता हूँ कि वो लोग झूठ बोलते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारी तरबियत घर की तरबियत के ऊपर डिपेंड होता है, ये कहकर गंदे माहौल में अपनी बेटियों को भेज देते हैं। ये सरासर झूठ बोलते हैं, माहौल का असर हो ही जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल के हमारे मुल्क को इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। एक एक इदारा एक एक इलाके की हालात को बदल सकता है। मेरी ख्वाहिश है शाहीन जैसे, शाहीन के साइज़ के, शाहीन के कल्चर के हमारे मुल्क को 500 इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। कोई भी करे, कोई भी आगे बढ़ के काम करे, ये मुमकिन है, ये आसान है। 500 इदारे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। शाहीन का होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी करे इसको आगे बढ़ाए, एक कल्चर दे। 9 से 12 तक रेसिडेंशियल कैंपसेस की ज़रूरत है जहाँ पे बच्चों का लाइफ स्टाइल बने। घरों पे मोबाइल पे कंट्रोल नहीं कर रहे, 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है और माँ बाप ने बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो गए। माँ बाप से बच्चे, माँ बाप के लिए बच्चे मुसीबत बनते जा रहे हैं। तो इसके लिए खुसूसी कोशिशें होना चाहिए। रेसिडेंशियल स्कूल के ज़रिए तरबियत का मामला हो सकता है। आपने वर्कशॉप भी कंडक्ट कराई हैं, जैसे मदरसे के टीचर्स हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे मदरसों में पढ़ाते हैं बट वो ट्रेंड नहीं है, तो उनको बच्चे तो मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, मगर चूंकि वो खुद ट्रेंड नहीं है। तो अभी हम मदरसों में, मुल्क भर के मदरसों में इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाने के लिए टीचर रखते हैं। वो टीचरों को हम 20 दिन की फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे अभी तकरीबन मुल्क भर में 13 ऐसे सेंटर हैं। हम इसकी तफसीलात madrasa+.org पर जाकर देखें और वहाँ पर तफसीलात लें। हमारे टोल फ्री नंबर मिल जाएगा वेबसाइट पे, उससे कांटेक्ट करें और मदरसे वाले ऐसे टीचर्स को हमारे पास ट्रेनिंग में भेजें। फ्री रहेंगे, वो हमारे मेहमान रहेंगे, उनके रहना खाना सारी ट्रेनिंग फ्री रहेगी। इसके अलावा मुल्क भर के नौजवान हजरात, ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग अगर टीचर बनना चाह रहे हैं तो ऐसे 1200 ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। वो भी 20 दिन की ट्रेनिंग रहेगी। उनको मैथमेटिक्स और इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको AICU के टीचर बनाया जाएगा, एकेडमिक ICU के टीचर बनाया जाएगा। और हमको कर्नाटका स्टेट में ये गवर्नमेंट के प्रोग्राम में 200 टीचर की ज़रूरत है जिनको 15,000 रुपये सैलरी के साथ अकामोडेशन वगैरह दिया जाएगा। तो मुल्क भर के नौजवान जो टीचर बनना चाहते हैं, हम हुफ़ाज़ को, उलमा को बेहतरीन टीचर बनाना चाहते हैं ताकि वो फर्दर नस्लों की नस्ल दर नस्ल खिदमत करते जाएं, एक माहौल बने। ऐसे कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। हमारी वेबसाइट पे जाएं, shaheengroup.org, madrasa+.org। उलमा इकराम जो अभी भी एग्ज़ाम रमज़ान के बाद उनको सनद मिलने वाली है, उनका फाइनल ईयर मुकम्मिल हो गया है, ऐसे 50 उलमा इकराम को बीदर में रखकर उनको 1 महीने की 20 दिन की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उनको आइडिया मिल जाए कि हाँ वो भी 10th पास कर सकते हैं, वो 12th पास कर सकते हैं, वो लॉयर बन सकते हैं। आलिम प्लस के नाम से हम काबिल मुफ्तियान और उलमा इकराम को लॉयर बनाना चाहते हैं। और हमारा एक पहला बैच माशाल्लाह कामयाब हुआ। 9 में से 6 मुफ्तियान उलमा इकराम डिफरेंट लॉ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस के ज़रिए पास करके डिफरेंट लॉ कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। नए बैचेस हम शुरू करना चाहते हैं। मुफ्तियान भी, उलमा इकराम, नौजवान उलमा इकराम इस हवाले से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे
जनाब अब्दुल कदीर साहब, जिन्हें आज़ाद हिंदुस्तान में सर सैयद के ख्वाबों की ताबीर भी कहा जाता है और दूसरा सर सैयद भी कहा जाता है।